गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कंपाउंड और एलिमेंट्स में डिफरेंस तक पढ़ा था। अब आज हम हमारा जो नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Elements are mainly classified into three classes. One is called metal, another one is called non-metals, and third category is called metalloids. Elements are classified into three classes: metals, non-metals, and metalloids. In 10th standard, we have studied about the difference between metals and non-metals, in which we have studied metals are good conductor of heat and electricity, non-metals are bad conductor of heat and electricity. Metals can be polished, non-metals cannot be polished. Metals are sonorous, non-metals are non-sonorous. Metals have high melting point in boiling point, non-metals have low melting point in boiling point. Metals generally exist in solid state except mercury. Non-metals can exist in both liquid, gas and solid state. One of the liquid non-metal is bromine. So these were the differences between metals and non-metals which we have studied in class 10. अब हम पढ़ेंगे what do you mean by metalloids. There are some elements which have some characters like that of the metals and some character like that of the non-metals. मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर मेटल्स के जैसे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मेटल्स के जैसे होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की जैसी होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को? मेटेलॉइड। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन। ये नॉन मेटल्स है कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल में। एस आई फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, एस फॉर आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमनी, टी फॉर टेलुरियम, पीओ फॉर पोलोनियम एंड एटी फॉर एस्टेटिन। यहाँ पर ये जो पोलोनियम और एस्टेटिन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू emit radiations in the form of alpha, beta, gamma and cosmic rays। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें अपने में से रेडिएशन को एमिट करने की टेंडेंसी होती है, ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने मेटलॉइड्स लिखे हैं, इन मेटलॉइड्स में पोलोनियम द सिंबल इज PO and एस्टेटिन द सिंबल इज AT। बोथ दीज एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर अमंग द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स है दो, ये जनरली कैसे होते हैं? रेडियोएक्टिव नेचर के होते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? तो सबसे पहले जो कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन रहेगी वो इन लोगों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा। दोनों की डेफिनेशन के आधार पर हम मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है बाय मास के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड इज व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, then when we call it compound, and when two or more than two elements or compound are mixed together in any ratio। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। और जब हम रेशियो फिक्स कर देंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। दूसरी बात जो सेकंड डिफरेंस जो आता है, जब हम कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कंबस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक कंपाउंड है और उसको बनाने वाले एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन इज ब्लैक इन कलर बट कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस। कार्बन डज नॉट हैव is exists in solid state but carbon dioxide exists in gaseous state. Oxygen is soluble in water but carbon dioxide is comparatively less soluble in water. Oxygen is best supporter of combustion but carbon dioxide is non-supporter of combustion. Means carbon dioxide does not possess properties like that of its constituent. कार्बन डाइऑक्साइड में उसको बनाने वाले एलिमेंट्स की जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। What does it difference means?
the properties of the compound is entirely different from its constituent. Compound की properties उसको बनाने वाले component से totally क्या होती है, different होती है. But what happen in case of mixture? Suppose we are dissolving salt in water. Whenever we dissolve salt in water, we get a salt solution. So this salt solution is our mixture. Now in salt solution, the properties of the salt solution is average of the properties of salt in water. Salt solution is salty in taste, which possesses the property of salt. Salt solution is liquid in nature, which possesses the property of water. Salt solution is also good conductor of electricity, so water is also good conductor of electricity. इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती है वो उसको बनाने वाले कंपोनेंट्स के ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, एवरेज हम कह सकते हैं होती है. तो ये सेकंड डिफरेंस था. The properties of the compound is entirely different from its components, while the properties of a mixture is average of the properties of its component. थर्ड है, आपको एक बार अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी और मैंने आपसे कहा कि आप इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, वन इज कार्बन एंड अदर वन इज ऑक्सीजन, और अगर हमको इसको सेपरेट करना है तो देयर इज नो टेक्निक इज अवेलेबल टू सेपरेट कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, बट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय. सपोज आपको सॉल्ट सॉल्यूशन दिया गया और आपसे कहा गया इसमें से वाटर अलग कर दो, सॉल्ट अलग कर दो, तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन को बॉईल ऑफ करेंगे. बॉईल ऑफ करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो इवोपरेट आउट हो जाएगा और सॉल्ट जो होगा वो वेसल के अंदर ही रह जाएगा. यानी हम बाय इवोपरेशन सॉल्ट सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस. द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, but the components of a mixture can be separated by using any physical or chemical method. फिर जब हम कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन, बट कंबशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मींस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड. बहुत अधिक मात्रा में हीट लिबरेट होती है. तो जब कोई कंपाउंड बनता है तो हीट या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, लेकिन मिक्सचर में कंपलसरी नहीं है. हीट मे बी और मे नॉट बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब. जरूरी नहीं है कि मिक्सचर में हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब हो. ये मे बी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हीट लिबरेट भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है. तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. फर्स्ट डिफरेंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन. Second difference, the properties of a compound is entirely different from its component, while the properties of a mixture is average of the properties of its component. The components of a compound cannot be separated by any physical or chemical method, but the components of a mixture can be separated by physical or chemical method. During the formation of a compound, heat is evolved or absorbed, but during the formation of mixture, heat may or may not be evolved or absorbed. So these are the differences between compound and mixture. Now I am coming to my next topic here, that is Dalton atomic theory. Next topic of the chapter is Dalton atomic theory. Dalton atomic theory. Dalton atomic theory. This theory was given by John Dalton. इस थ्योरी को जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था और उसने डिस्कवरी के आधार पर, इसके ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इस थ्योरी के कुछ मेन फीचर्स, कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मेन पोस्टुलेट दिए थे. सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा था एटम डिस्कवरी. जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी थी. यहाँ पर ए का मीन्स होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट. मीन्स एटम कैन नॉट बी कट. व्हाट डज इट मीन? Every matter is made up of small tiny particle and that particle is known as atom. हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. उस छोटे से पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles called atoms. This is the first postulate of the theory. Second postulate, atom is the simplest and purest form of a substance. यानी एटम सबसे सिंपल और सबसे प्योर फॉर्म होता है. मतलब एटम को और ज्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स एटम इज एन indivisible particle means neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. This is the second point of the
theory, that is atom is indivisible, means can neither be created nor be destroyed, or its smallest particle of the matter is called atom. Third है atoms of the same elements are identical. Atoms of same element are identical with respect to size, shape, size and mass. यानी अगर आपके पास मैंने कार्बन का एक टुकड़ा दे दिया और उसके अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, तो उस टुकड़े के अंदर जितने भी कार्बन के एटम होंगे उन सबका एटॉमिक मास 12 रहेगा, एटॉमिक नंबर 6 रहेगा, उन सबका जैसा सबका साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सबका शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी एक एलिमेंट के सारे एटम हर रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट जो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different with respect to shape, size and mass. फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक टुकड़ा कार्बन का है और एक टुकड़ा गोल्ड का है, तो गोल्ड के एटम्स की प्रॉपर्टी कार्बन के एटम से कंप्लीटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। गोल्ड का एटॉमिक मास अलग होता है, कार्बन का एटॉमिक मास अलग होगा। गोल्ड जो होता है वो शाइनी अपीयरेंस, गोल्डन अपीयरेंस ये रहता है, कार्बन जो होता है वो ब्लैकिश होता है। गोल्ड के जो होता है उसमें मेलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी होती है, कार्बन में मेलिएबिलिटी डक्टिबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से गोल्ड जो है वो मेटल की कैटेगरी में आता है, कार्बन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो दो एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो टोटली एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिफ्थ जो पोस्टुलेट आता है, एटम डज नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। एटम कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं होता। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट है, एटम डज नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। एटम कभी भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज आपको सबको पता है 9th और 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि हर एटम के बाहर वाले शेल में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एटम्स में वो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी होती है या शेयरिंग करने की टेंडेंसी होती है। जब वो लेते या देते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब वो शेयरिंग करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दो एटम आपस में जुड़ते हैं और क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एटम डज नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एटम हमेशा एक दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, रिएक्शन करता रहता है, इसलिए एटम कभी भी हमको फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो पोस्टुलेट आता है, सिक्स्थ पोस्टुलेट, वो सिक्स्थ पोस्टुलेट में है व्हेन 2 or more than 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होता है, एटम्स कंबाइन टुगेदर, आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सारे जो पोस्टुलेट थे वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थे, जिसको किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। एक बार मैं सारे पॉइंट्स आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बता रही हूँ। पहला पॉइंट क्या था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। सेकेंड पोस्टुलेट था, एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, मीन्स एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिवाइड nor be destroyed, means atom cannot be converted into more simpler and pure form because atom is simplest and purest form of the substance. थर्ड का जो पोस्टुलेट था वो था all the atoms of an element are identical in all respect. एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स जो होते हैं वो हर रिस्पेक्ट में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जांपल उनका मास ले लो या साइज ले लो या शेप ले लो, ये सारे रिस्पेक्ट में जो एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो हर रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्बन और गोल्ड का। कार्बन के जो एटम्स होंगे वो गोल्ड के एटम से टोटली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, चाहे वो शेप लिया जाए या साइज लिया जाए या मास लिया जाए। उसके बाद एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो एटम आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। इसलिए एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होगा। लास्ट पोस्टुलेट जो था वो था जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ I come to the next topic, that is the drawbacks of the Dalton atomic theory. Drawbacks of the Dalton atomic theory. Drawbacks of Dalton atomic theory. Dalton's atomic theory का ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक, डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, means atom cannot be converted into more simpler form. But in 1911 Rutherford has performed an experiment of, you can say, alpha particle scattering experiment किया था रदरफोर्ड ने। हमने 9th क्लास में एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत पढ़ा है। तो उसमें रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी और उस ऑब्जर्वेशन के उस आधार पर उसने कहा था कि एवरी एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मीन्स द एटम कैन बी converted into or can be divided into 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. But at present the atom can be converted into 27 सबएटॉमिक पार्टिकल्स में। हम एटम को 27 सबएटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट डे में। लेकिन उस समय जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी तो डाल्टन ने क्या कहा था कि केवल एटम को किसी भी सिंपलर फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एवरी एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो उसका जो पहला पोस्टुलेट था कि एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, वो गलत हो गया। सेकेंड जो पोस्टुलेट था उसने क्या बोला था आपको कि जो एटम्स जो है एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन आपने आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स होते हैं जो जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 12 6, कार्बन 14 6। तो ये कार्बन एलिमेंट ही है, इसके 2 एटम है, बट एक एटम का एटॉमिक मास क्या है? 12 है, दूसरे एटम का एटॉमिक मास क्या है? 14 है। 10th क्लास में आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ा था। तो यूरेनियम 235 92 होता है, यूरेनियम 236 92 होता है, यूरेनियम 237 92 होता है, यूरेनियम 238 92 होता है। तो यहाँ पर यूरेनियम के मैंने आपके सामने 4 एटम लिखे हैं, लेकिन चारों एटम में एटॉमिक मास अलग अलग है और एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। जबकि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं हर रिस्पेक्ट में, साइज में, शेप में और मास में। जब हम आइसोटोप की डेफिनेशन पे देखते हैं तो यहाँ पर एक ही एटम के मास कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। यानी डाल्टन ने आइसोटोप्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हमको नहीं दी थी। उसी प्रकार आइसोबार्स क्या होते हैं? उसने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स होते हैं एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होंगे। 2 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है तो उनके जो एटम्स होंगे वो अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग होंगे। लेकिन मैं आपके सामने लिख रही हूँ पोटेशियम 40 19, कैल्शियम 40 9 20। तो यहाँ पर ये 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, एक का नाम पोटेशियम और दूसरे का नाम कैल्शियम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास कैसा हो गया? सेम हो गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जबकि डाल्टन ने क्या बोला था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास कैसे होगा? सेम हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। तो पहला जो पोस्टुलेट जो ड्रॉबैक था उसने क्या था? डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, जबकि रदरफोर्ड ने बोला था एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार, जबकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स मिलते हैं। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था, सेकंड ड्रॉबैक था, सॉरी। और थर्ड ड्रॉबैक था, वो क्या ड्रॉबैक था कि उसने हमसे कहा कि एलिमेंट जो जब 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं, 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब कोई भी 2 चीजें आपस में कंबाइन होती है तो उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है।
और केमिस्ट्री में उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर तो डाल्टन ने कोई बताया ही नहीं था कि जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो दो एटम के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी। तो जो थर्ड ड्रॉबैक था वो क्या था, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी थी। फोर्थ जो पोस्टुलेट था वो था कि हम हमारी डेली लाइफ में जब किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं या किसी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पर्टिकुलर शेप हमको मिलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है। टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से होता है, जब दो चार एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप मिलता है। लीनियर शेप होता है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कोई ना कोई शेप होता है। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमको किसी भी प्रकार के शेप की कोई जानकारी नहीं दी है। तो ये थे आपके ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक बार मैं सारे ड्रॉबैक्स को रिपीट कर रही हूँ। पहला, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन atom is an individual particle, but according to the Rutherford, atom is made up of three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. Second, उसने बोला था Dalton atomic theory does not give any idea about the isotopes and isobars. Third, when atoms are combined together and form a molecule, so which type of force of attraction or what is the nature of bonding is present between them, it couldn't explain by the John Dalton. And third, when a molecule is formed, what will be the shape of the molecule, the John Dalton couldn't tell us about this. So these are the drawbacks of the Rutherford atomic theory. Now thank you very much, this is sufficient for today. Now in our next lecture we will study about Berzelius hypothesis, Avogadro law and the numerical based on the mole concept. Thank you very much.